हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम चर्चा कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 की, गुरुत्वाकर्षण की। तो इसमें हम आपसे पहले देख चुके हैं गुरुत्वाकर्षण को, मतलब इस वर्ड का स्प्लिट अप किया था और हमने समझा था कि ये गुरुत्व और आकर्षण ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें हमने देखा कि कोई भी पिंड जिसके पास द्रव्यमान हो, वो दूसरे पिंड जिसके पास द्रव्यमान हो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखती है। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फिर हमने यह भी समझा कि दो पिंड अगर एक दूसरे से एक इफेक्टिव डिस्टेंस पर रखे होंगे तो दोनों ही पिंड एक दूसरे पे जो बल आरोपित कर रहे होंगे उसका मान F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से हमने कैलकुलेट भी किया। मतलब हम अभी तक में यह देख चुके कि कोई भी दो द्रव्यमान इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, चाहे वो पृथ्वी पर उपलब्ध हो या फिर इस पृथ्वी के बाहर हमारे सौरमंडल में हो या फिर इस कहीं भी ब्रह्मांड में अवेलेबल हो, वो छोटा से छोटा कण हो या बड़ा सा बड़ा, अगर कहें कि ग्रह हो, तारा हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास द्रव्यमान है तो वो आकर्षण का गुण रखेगा, और इसी गुण के कारण इस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब बारी इसकी है कि इतने सारे खगोल शास्त्री मिलकर के बहुत सारे नियम कानून पर प्रतिपादित किए, बनाया भाई, फॉर्मूले निकाले। उन्हीं में से एक थे हमारे केपलर। केपलर ने सर्वप्रथम इन ग्रहों की गति के बारे में, या यूं कहूं कि ये उपग्रहों की गति के बारे में हमें एक्सप्लेन किए। केपलर ने 3 नियम प्रतिपादित किए। उनके नियम के अनुसार ही आज के भी डेट में हम हमारे पृथ्वी के बाहर कोई सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, उसको हम भेज पाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के पास में इकलौता नेचुरल सैटेलाइट उपलब्ध है जिसको चंद्रमा कहते हैं। भाई उपग्रह, चंद्रमा हमारा नेचुरल उपग्रह है, लेकिन हम बहुत सारे उपग्रह अपने यूज के लिए इस ब्रह्मांड में भेजते हैं। मतलब जैसे कि हमें पृथ्वी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, जैसे संचार व्यवस्था हो गई है ना, हमें मौसम के बारे में जानकारी लेनी है, तो भाई इन सभी चीजों के लिए हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने खुद बनाया और उसको ले जाकर के पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। अब जब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना होगा तो आपको पता है कि भाई यहां पे जो गति होनी है वो किस प्रकार से होगी। भाई एक ऑर्बिट में ऐसा घूमता रहेगा, तो उस ऑर्बिट में घूमने के लिए कुछ हमें कैलकुलेशंस बनाने पड़ेंगे। भाई कितनी ऊंचाई पे ले जाकर उस सैटेलाइट को रखूं कि वो पृथ्वी की कक्षा में घूमे, क्योंकि आपको यह भी बात पता है कि जब कभी कक्षा में घूम रहा होता है सैटेलाइट तो उस पर कोई फ्यूल खर्च नहीं होता, कोई ईंधन नहीं जलाई जाती कि जिसके कारण वो चले। हम अभी करेंगे भी इस बात को कि आखिर वो क्यों चलता है, बिना फ्यूल के कोई क्यों चक्कर लगाएगा। हम तो रोड पे नहीं चल पाते भाई बिना फ्यूल के, है ना, तो इतना बड़ा भारी भरकम सा सैटेलाइट क्यों चलेगा पृथ्वी के चारों तरफ। अभी हम यहां से इस बात को देखेंगे, साथ ही ये देखेंगे कि कितनी हाइट पे ले जाके रखूं कि वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए। अच्छा, ये तो पृथ्वी की बात हुई, किसी दूसरे उपग्रह पर भी, है ना, जैसे मंगल पे भी हमने भेजा तो भाई मंगल के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाए। तो कहने का मतलब कि किसी ग्रह के परितः घूमने के लिए क्या ऊंचाई चाहिए, कितने समय अंतराल में उसको एक चक्कर पूर्ण हो जाना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी हम इस सेशन में देखने वाले हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही केपलर ने कुछ नियम दिए थे, उनकी चर्चा करेंगे। अर्थात केपलर के नियम के अनुसार ही हम ये सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे इस सेशन में। तो चलिए भाई फटाफट इस सेशन को स्टार्ट कर लिया जाए और देखा जाए कि केपलर ने क्या नियम दिया। इतना रहस्यमयी ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसके बारे में इन्होंने कुछ खोजा, उसके अकॉर्डिंग जो 3 नियम थे उसका पहला नियम हम यहां पे देख रहे हैं। प्रथम नियम जो केपलर ने हमें दिया था उसको हम कहते हैं कि भाई दीर्घवृत्त का नियम है ये, ठीक है, लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ का नियम है। क्या है इसका मतलब, तो एक बात समझेंगे।
इन्होंने प्रथम नियम में हमें यह समझाया कि अगर कोई सैटेलाइट या फिर कोई ग्रह अपने तारे को एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा करके पूर्ण करता है, मतलब अगर ये जैसे समझिए ये हमारा क्या है भाई, सूर्य। अब सूर्य के बाहर ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी, ये पृथ्वी देखिए एक दीर्घवृत्त में चक्कर लगा रही है। हम तो ऐसा समझते हैं ना कि भाई ऑर्बिट का मतलब कैसा, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि भाई एक हो जाए हमारा ग्रह और इसके चारों तरफ बिल्कुल ऐसा वृत्ताकार पथ पे हमारा ये सैटेलाइट चक्कर लगाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। इन्होंने बताया, केपलर ने अपने पहले नियम में हमें समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये ऐसे एक दीर्घवृत्ताकार, ये क्या है ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट। दीर्घवृत्त का मतलब ओवल शेप समझिए, अंडाकार, ठीक है ना। इस रास्ते पर घूमता हुआ हमारा एक चक्कर पूर्ण होता है। अब इसके लिए जो सूर्य हो या फिर अगर ग्रह की बात करें तो वो बीचों बीच नहीं होगा। वो कहां होगा भाई, जैसे अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य इस पॉइंट पर स्थित है, मतलब कायदे से आप अगर बनाएंगे तो आप कहेंगे भाई इसको आधा कर देते हैं और इसको आधा कर देते हैं, इसकी लोकेशन क्या हो जाए सूर्य की, बोले भाई ये सेंटर पे होगा और इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। लेकिन इन्होंने हमें पहले एक्सप्लेन किया अपने प्रथम नियम के अनुसार कि भाई ये यहां पे सूर्य नहीं होगा। सूर्य की जो लोकेशन होगी वो लोकेशन क्या होगी भाई, यहां पे लोकेशन होगी, इसके फोकस पे, इस दीर्घवृत्त के, इस एलिप्स के फोकस पे होगा। इसके कारण ये हमारे चारों तरफ चक्कर लगाएगी। तो चलिए एक बार स्टेटमेंट जरा रीड करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है, जो कक्षा मतलब यही जिसके ऊपर ये चक्कर लगा रहा है, ये ऑर्बिट, और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पे होता है। सूर्य मैंने क्या कहा, ये दीर्घवृत्त का ये क्या है, फोकस है, इसके फोकस पर उपलब्ध होता है। इस चित्र में सूर्य को ओ से दर्शाया गया, जैसे कि एक डायग्राम हम यहां पे लेकर के चल रहे हैं। ये डायग्राम फिक्स हमने किया हुआ है तीनों ही नियम के लिए, ताकि तीनों नियम को इसी एक डायग्राम से हम कंपेयर करके आपको सिखा सके। तो भाई कहां पे, ओ पे मान लीजिए कि हमारा क्या रखा हुआ है भाई, सूर्य, और ये जो वृत्ताकार पथ हमने खींचा है यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे चक्कर लगा रहा है हमारा ग्रह। एक छोटी सी सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार घूम रही है वो ये है कि भाई ये बताएंगे कि क्या यहां पे कोई ग्रह जब गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, फिर ये यहां पहुंच गया बी पे, तो बी पर भी गति करते हुए आगे पहुंचा, अब ये पहुंच गया भाई मान लीजिए सी पर, तो यहां से भी गति करते हुए आगे पहुंचा, वो पहुंच गया एक बिंदु डी पर, यहां से भी आगे की तरफ पहुंच रहा है। तो क्या इसको इस वृत्ताकार पथ पे चलने में कोई फ्यूल चाहिए, कोई ईंधन चाहिए? सेशन के स्टार्ट में मैंने बोला था कि इसका आंसर ढूंढेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई कि नहीं, यहां पे कोई फ्यूल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो भाई एक बात बताइए, हमने तो ये सुना है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा भी, कि अगर गति करवानी है तो हमें लगाना पड़ेगा क्या, बल। ये शुद्ध बात है भाई। कैसा बल, तो मैं कहूंगा असंतुलित बल लगाऊंगा जिसके कारण वो गति करेगा। अब बल लगाया, गति होना है, तो भैया बल लगेगा, तो हमने तो ये देखा था कि जब कभी बल लगाएंगे ऊर्जा खर्च होगी। अगर हम बल लगाएंगे तो क्या खर्च होगी भाई, ऊर्जा। अब अगर उस पे बल लगाने की वजह से अगर एनर्जी खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है, मतलब कोई ना कोई ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। अब ऊर्जा का स्रोत होगा तो भाई यहां से ऊर्जा लेगा और ये खर्च करेगा, जिसके कारण बल लगेगा और जिसके कारण गति होगी। लेकिन मैं कहता हूं यहां ऐसा नहीं होता। ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, ये पिंड चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहां पे कुछ भी फ्यूल खर्च नहीं हो रहा, कुछ भी ईंधन खर्च नहीं हो रहा। अब क्या पृथ्वी में कोई फ्यूल भरी है क्या, कोई ऊर्जा भरी है जिसके कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? या किसी सैटेलाइट की मैं बात करता हूं, है ना, तो उस सैटेलाइट में क्या मैं फ्यूल भर के भेजता हूं कि भैया तुम जाओ और पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना, इतनी सारी फ्यूल हमने भर दी। भाई ऐसा होता तो एक समय आता जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता, और फ्यूल खत्म होने के दिन ये ऐसा चक्कर लगाता हुआ, ऐसा होता हुआ आकर के यहां केंद्र पे गिर जाता। लेकिन हमें पता है ये केंद्र पे नहीं गिरता, ये हमेशा ही इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, ये कभी गिरता नहीं है। तो क्यों भाई, तो इसका कारण समझते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो भाई जो ऊर्जा खर्च हो रही है ना, ऊर्जा खर्च होने का मतलब क्या होता है भाई, कार्य होना। आखिर ये बल लगाएंगे तो बल से क्या करा रहे, कार्य करा रहे थे ना, तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, तो कार्य बराबर होता है
बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है भाई? बल इंटू विस्थापन। थोड़ा सा और अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला लिखे थे वो लिखे हैं एफ डी कॉस थीटा के रूप में। क्या लिखते हैं? एफ डी कॉस थीटा के रूप में। क्यों भाई? क्योंकि ये बल भी एक सदिश राशि है और यहां पे विस्थापन की बात करेंगे तो ये भी एक सदिश राशि है। जब दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं ना तो एक टर्म आता है कॉस थीटा, जहां पे थीटा की मैं बात करूं तो ये कोण है। ठीक है, ये क्या है? थीटा मतलब कोण। कौन सा कोण भाई? तो अब कोण का नाम दिखाता हूं मैं, यहां पे समझाता हूं मैं। कोण देखिए, इसके तरफ जो बल लग रहा होगा, है ना, अब ये इसके चारों तरफ घूम रही है। तो हमने अभी पढ़ा जस्ट इसके पिछले सेशन में कि भैया अगर कोई पिंड होगा, मतलब जो सेंटर में जैसे सूर्य है, तो ये अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है, यहां पे क्या रखा है भाई? सूर्य। सूर्य के परितः ये अगर ग्रह घूम रहा है तो सूर्य इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा होगा ना, इसको खींच रहा होगा, भैया आ जाओ मेरे केंद्र पे, है ना। लेकिन ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट क्या हो रही होगी भाई? इस दिशा में गति कर रही होगी। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट कह दूं, इसको विस्थापन कह दूं, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। यहां पर देख लीजिए, आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा कैसा? 90। यहां पर भी अगर देखेंगे 90, यहां पर भी आप देखेंगे 90। मतलब हर जगह दिख रहा है कि इस पिंड पे आरोपित बल और ये इस पे होने वाले विस्थापन, इन दोनों की दिशाओं में अंतर कितने का भाई? तो इन दोनों की दिशाओं में अंतर है 90 डिग्री का। तो इस फॉर्मूले को मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ डी कॉस 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मान कॉस थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे अब लिख लेता हूं 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। अर्थात ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो एफ डी इंटू 0, आंसर विल बी 0। मतलब क्या समझ में आया? कार्य कितना हुआ भाई? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, कार्य जो हुआ, वर्क डन जो हुआ, वो कितना हो गया? 0। मतलब क्या? इस बल द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, खींच रहा था अपनी तरफ, जिसके कारण इसको घूमना था, इस बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? इस बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो 0 है। इस बल ने कोई कार्य नहीं किया भाई। आंसर है ना 0। अब एक बात बताइए, जब मैंने कहा कि इस बल और ये गति जो हुआ था, इसकी वजह से जो ऊर्जा खर्च हो रहा है, ये ऊर्जा खर्च कितना आया भाई? ये ऊर्जा का खर्च आया 0। तो मुझे कोई ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ेगी क्या? तो मैं कहूंगा नहीं। इसी कारण पृथ्वी जो है ये अपने सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करे, या फिर जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह हमारे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन उनको घुमाने के लिए, उन सभी ग्रहों को घुमाने के लिए कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है भाई। और हमेशा ही वो अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। ये जो एक ऑर्बिट फिक्स हो गई, इसी ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि ऑर्बिट कल को बदल जाएगी, नहीं बदल रही है। कारण क्योंकि ऊर्जा खर्च ही नहीं हो रहा। मतलब किसी उपग्रह को घुमाने के लिए उसमें कोई भी ईंधन का एक्सपेंस नहीं होता। हम जो सैटेलाइट भेजते हैं ना, दूर संचार के लिए भेजते हैं, जैसे आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रहा है भाई, इसमें क्या आपको लगता है कि आप ऐसे ही नॉर्मली कम्युनिकेट हो रहा है? तो नहीं। क्या क्या भाई? हमने सैटेलाइट्स भेज रखे कुछ इस प्रकार से। हमने क्या कर दिया? हमने सैटेलाइट्स भेज दिया ऐसा। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यहां पे एक टावर लगा, यहां से हमने एक इस तरीके से बनाया, एक यहां पे मैं बना देता हूं, मान लीजिए रिसीवर एंटीना है, यहां पे सेंड कर रहा है। अब ये एक बात समझिए, यहां से कोई सिग्नल इसने भेजा तो ये तो ऐसी चली जाएगी भाई, कोई रुकावट ही नहीं है। मुझे यहां रिसीव कैसे होगी? तो यहां रिसीव कराने के लिए रास्ते में एक काम किया। क्या काम किया भाई? तो बोले एक काम करिए, यहां पे एक सैटेलाइट लगाता हूं मैं, एक इधर साइड से और एक इधर साइड से, 2 एंटीना लगा दिए। ये आपको समझने के लिए एक जनरल डायग्राम में प्लॉट कर रहा हूं। तो यहां से मान लीजिए एक सिग्नल भेजी गई, यहां ऑपरेट हुई और वापस इसने अपने टारगेट को सर्च किया और इस टारगेट पे भेज दिया। तो देखिए ना, ये यहां से डेटा सेंड हुआ, ये आपका मोबाइल टावर, यहां से डेटा सेंड हुआ, यहां पे आपका डेटा रिसीव होना है, उसके बीच में आपको एक यहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, एक उपग्रह की, कौन सी उपग्रह भाई? संचार उपग्रह की आपको जरूरत पड़ी। ये आ गया भैया, डेटा मिल गया। सिमिलरली अगर इसको भेजना होगा तो ये भेजेगा और यहां से इधर रिसीव हो जाएगा। अब एक पृथ्वी तो आपको पता ही है ना ऐसे है, अब यहां पे कोई भी डेटा भेजनी है तो ऐसे तो कोई सिग्नल नहीं चल के चली जाएगी भाई अपने आप। तो इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? इस उपग्रह की। अब ये उपग्रह क्या होगा भाई? तो इसकी एक ऑर्बिट होगी,
इस ऑर्बिट में इसको क्या होना पड़ेगा, ये घूमता रहेगा भाई इस ऑर्बिट में। घूमने के लिए मेरे को फ्यूल चाहिए क्या, नहीं चाहिए, क्योंकि वर्क डन कितना आया था, 0, मतलब ये अपने आप घूमता रहेगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या मैं ले जाकर ऐसे रख दूं घूमना शुरू हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं भाई ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या होगा, जरा हम देखते हैं आगे आने वाले नियमों में कि आखिर क्या होना चाहिए जिसके कारण ये घूमेगा, है ना। भैया ये समझ में आ गया, फ्यूल खर्च नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता मैं ले जाके ऐसे रख दिया वो लगा घूमने लग गया, है ना। जैसे वो पानी में चलने के लिए छोटी सी वो बोट आती है, ठीक है, आप सभी ने भी खेला होगा कि भाई उसमें क्या कहते हैं, एक छोटे से कपूर को रख करके जला दीजिए, वो लगता है घूमने लगता है चारों तरफ। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं भाई यहाँ पे, तो क्या होगा आखिर। तो चलिए आगे देखते जरा हम अगले नियम में। पहले नियम में हमें क्लियर हो गया कि भाई कोई भी ग्रह, ध्यान से समझेंगे, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो वो एक दीर्घवृत्त में परिक्रमा करेगी। दीर्घवृत्त का भी मतलब समझ में आया था भाई कि वो इलिप्टिकल शेप में करेगी, जिसका एक माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस, है ना। वृत्त में क्या होता है कि ये भी ओवल ही बन गया, है ना। मैं वृत्त, ये तो ये भाई ये दोनों एक्सिस क्या हो गया, ये भी परिधि और ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, मतलब इस परिधि से भी केंद्र और इस परिधि से भी केंद्र, ये दोनों कैसे बराबर। लेकिन यहां आपको दिख रहा होगा ये जो है ये मेजर एक्सिस, मतलब रेडियस अगर मैं त्रिज्या कहूं तो ये बड़ी है और ये वाली त्रिज्या कहेंगे तो छोटी है, इसलिए इसको ओवल कहते भाई। तो मतलब कोई भी उपग्रह घूमेगा तो वो किस में घूमेगा भाई, लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ पे, दीर्घवृत्त में घूमेगा। बढ़ते हैं जरा अपने सेकेंड नियम पे। द्वितीय नियम है सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। द्वितीय नियम को नॉर्मली ऐसा भी समझते हैं, जैसे प्रथम नियम का क्या नाम रख दिया भाई, दीर्घवृत्त। द्वितीय नियम को याद रखने के लिए क्या आप याद रखेंगे भाई, समान समय में समान क्षेत्रफल, समान समय में समान क्षेत्रफल। अब इसका क्या मतलब होता है, तो एक बात समझाता हूं मैं। अगर आप यहां पे एक डायग्राम देख पा रहे होंगे तो यहां महसूस कीजिए ये है मेरा सूर्य, ठीक है ना। अब सूर्य से थोड़ी देर के लिए अगर समझेंगे, सूर्य से ये जो दूरी है, ठीक है ना, ये दूरी कैसी है भाई, ये r कम है, और ये जो दूरी है ये वाला r क्या है भाई, ये r ज्यादा है। एक बात समझेंगे और मुझे बताएंगे कि भाई ये जो r है, ठीक है, वो r कम दूरी होने के कारण जब मैं गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूले में रखता हूं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो भाई मुझे यहां से समझ में आता है कि बल जो है वो व्युत्त क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। अब भाई आपने इस r को कम कर दिया तो ये फोर्स तो बढ़ जाएगा ना, और जब यही सेम स्टेटमेंट और आपने क्या कर दिया भाई, इस r स्क्वायर को बढ़ा दिया तो ये f भैया कम हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब यहां पे हमारी पृथ्वी होगी तो ये सूर्य द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका मान ज्यादा होगा, और जब मैं बी कंडीशन पे होऊंगा, यहां पे होऊंगा, तो भाई इस जगह पे जो मेरे पे लगाया जा रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल वो कैसा होगा, कम होगा। कारण दूरी देखिए उस केस में ज्यादा है। मैं इसको कैपिटल R लिख लेता हूं ताकि ये इससे मैच हो जाए आपको। ये क्या है भाई, ये ज्यादा तो बल कम, ये पास तो बल ज्यादा। अब इससे एक बात समझ में आती है, तो भाई ऐसा नहीं होगा क्या कि जब, अब ध्यानपूर्वक देखें, इसकी वेलोसिटी देखिए अब धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ये पृथ्वी की वेलोसिटी कम हो रही है, अब धीरे 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 बढ़ना शुरू होगी, बढ़ के बहुत तेज हो गई। देखिए ये बहुत तेजी से आ रही है, फिर धीरे 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 कम हो रही है, यहां आते आते आप देखेंगे बहुत कम है, फिर जब यहां के बाद जाएंगे ये देखिए तेजी से बढ़ गई। अब यहां पे अगर आप यहां से यहां तक की लोकेशन को मार्क कर दें तो आप ये दोनों लोकेशंस पे एक बार देखिए तो इसकी वेलोसिटी देखिए ज्यादा हो जा रही है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा क्यों हो रही है इतनी दूरी में भाई, ये जो दूरी आपको देखने को मिली ये दूरी बहुत कम समय में तय हो गया। ये दूरी कम समय में तय होने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पे जो ये r है इसका मान कम है तो इस फोर्स का मान ज्यादा है, तेजी से पृथ्वी यहां से यहां तक गति करेगी। तो द्वितीय नियम में इसकी गति के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रफल तय होगा, क्षेत्रफल कहां से तय होगा, तो भाई तो क्षेत्रफल इस केंद्र के रिस्पेक्ट में तय होगा, तो क्षेत्रफल जो तय होगा ना वो समान होगा। क्या कहा, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में क्षेत्रफल जो होगा वो समान होगा। मतलब अगर हमने ऐसा मान लिया कि 2 डेज, ठीक है, अब पृथ्वी के केस में बात करें तो 2 दिन मान लेते हैं। 2 दिन में सपोज कीजिए कि ये एक जो ये कलर दिख रहा है ये वाला कलर
इसने 2 दिन में तय किया, तो अगले 2 दिन में उसने ये कलर तय किया होगा। अगले 2 दिन में क्या करेंगे भाई, अगले 2 दिन में ये वाला तय हुआ होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कैसे समान हो रहा है? तो एक बात समझिए, जब आप यहां पे आएंगे, ठीक है ना, जब आप इस जगह पे होंगे तो आप देखिए एक बार को कि जब आप पास में आएंगे ना तो सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा दूरी तय हो गई, मतलब ये आर्क बड़ा हो गया। रेडियस छोटा हुआ तो क्या हुआ, ये आर्क क्या है, बड़ा हो गया। अब जब दूर है तो आर्क छोटा हुआ तो क्या हुआ, ये रेडियस जो है ये कैसी है, ये बड़ी है। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या, आप ऐसा काम करें कि एक ऐसा टुकड़ा लें जिसका आर्क बड़ा हो और रेडियस छोटा हो, तो उसमें भी उतना ही मटेरियल लगेगा। और अगर आपने उसका क्या किया भाई, आपने उसका जो है रेडियस बड़ा कर दिया और आर्क छोटा रखा, तो उतना ही मटेरियल आएगा। समझे क्या? अच्छा चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा, अच्छा है ना, खाने पीने की थोड़ी सी बात कर ले, जल्दी समझ में आएगा। क्या भाई, तो भैया वो देखा ना पिज्जा, अब क्या किया, एक है ना हमने रेगुलर साइज का पिज्जा मंगाया। अब रेगुलर साइज के पिज्जा का जो एक टुकड़ा हमने उठाया, ये है मेरी रेगुलर साइज का पिज्जा, इसका मैंने एक टुकड़ा उठाया। अब इसमें जो मुझे मटेरियल मिला, मतलब जितना मुझे खाने को मिला, मैंने एक है ना एक मीडियम साइज का मंगा लिया। तो मीडियम साइज वाले में क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा ऐसा पतला पतला टुकड़ा बना देते हैं, है ना, ये जो कट बनाते हो पतला कर दिया। लेकिन भाई जितना खाने को मटेरियल मिला है ना, वो दोनों में अगर मैं कहूं तो जितना इसमें मिला था, ये टॉपिंग से भाई हमारा, तो उतना ही इसमें भी मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि ये रेडियस ज्यादा था। समझ गए होंगे आई थिंक, ये रेडियस बढ़ा दिया, आर्क को छोटा कर दिया, यहां पे आर्क बढ़ा दिया, रेडियस को छोटा कर दिया। तो भाई मुझे जो फैक्टर मिलेगा, मतलब जो मुझे ये क्षेत्रफल मिल रहा है, ये मेरा क्षेत्रफल और ये मेरा क्षेत्रफल, ये दोनों समान होगा भाई, बराबर होगा। यही था द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम में क्या कहे थे कि समान समय अंतराल में चली गई या तय की गई क्षेत्रफल समान होगी। समान समय, ये जितने भी कलर्स आप देख रहे हैं वे सेम टाइम में चली हुई है, ये जितने में चला उतने में ये चला। आप अब देखिए, तो यहां पे एक और छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे जैसे दूरी होगी ना, ये देखिएगा जो इसका आर्क है वो छोटा होता जा रहा है, आर्क छोटा। अब देखिए आर्क बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे बहुत बड़े आर्क्स बन रहे हैं। क्यों? यहां पे देखिए ये इतना बड़ा आर्क बना है। क्यों यहां पे बड़ा आर्क बना भाई? क्योंकि यहां पे रेडियस छोटा है। खत्म ना। अब समझ में आ गया होगा कि भाई द्वितीय नियम के अनुसार उनका कहना था कि समान, देखिए सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती। ये जो लाइन है ये क्या है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय, ये वाला देखिएगा, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ए से बी तक, है ना, यहां तक गति करने में, ये ए से बी तक गति करने में, ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो। अगला क्या है भाई? अगला ये है सी से ये डी तक, इन दोनों में जितना समय लगा है वो समान है, ये कह रहे है ना, ए से बी में और सी से डी में, ये दोनों में समान समय है। तो क्षेत्रफल ओ ए बी ये वाला क्षेत्रफल जो पर्पल से कलर किया हुआ है, और क्षेत्रफल ओ सी डी जो रेड से कलर किया हुआ है, ये इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। अब समझ में भी आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला केपलर का तृतीय नियम, थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में हमें वो बात क्लियर होगी, सेकंड नियम तक तो समझ में आया, थर्ड में ये बात क्लियर होगी कि आखिर कितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे तो वो कितनी देर में एक चक्कर पूरा करेगा। समझे क्या? मतलब मुझे एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो भाई ये हो गई हमारी, ये हमारी अगर पृथ्वी है, इसके बाहर ये हमारी एक ऑर्बिट हो गई, है ना। इस कक्षा में उस सैटेलाइट को घूमना है, तो मैंने इस कक्षा की त्रिज्या निकाली कि भाई पृथ्वी से कितनी दूरी पे, हमने कहा आर दूरी पर है। तो हमें अगर ये आर दूरी की ऊंचाई तक ले गए हैं तो हमें यहां पे पता चल जाएगा कि कितने देर में ये एक चक्कर पूर्ण करेगा। मतलब आर और टी के बीच में ये एक रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में भाई? ये है रिलेशनशिप, तृतीय नियम हमारी, त्रिज्या और समय अंतराल। समय अंतराल, समय अंतराल से क्या मतलब समझ में आ रहा है भाई? टाइम पीरियड, एक रोटेशन कंप्लीट होने में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है? समय अंतराल। मतलब हमें यह पता करना है यहां पे कितनी त्रिज्या है तो इसके घूमने में कितना समय अंतराल होगा, मतलब कितनी देर में एक बार एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो मैं यहीं पे दो चीजें और समझाता चलूं आपको।
हमारे पास में जो सैटेलाइट्स हैं वो एक अक्षीय सैटेलाइट होती है और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मतलब ये है, जियो मतलब अर्थ से लेना देना है ना, और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ऐसा है, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, मैं ऐसे में बनाता हूं कि एक सैटेलाइट यहां पे लगा दिया, इसका जो कवरेज है वो 120 डिग्री, दूसरा सैटेलाइट ये लगा दिया, इसका भी कवरेज कितना भाई 120 डिग्री, और तीसरी सैटेलाइट यहां लगा दी, इसके भी कवरेज कितनी 120 डिग्री। मतलब ये अगर यहां पे ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के लिए आप अगर देखें तो ये चारों तरफ से सैटेलाइट्स ने मिल करके 120 120 120 कंप्लीट कर लिए, तो इन सभी 120 120 से आपको मिल जाएगा कि ये पूरी इस पृथ्वी का, इस पूरे पृथ्वी का आपको कितना व्यू मिल जाएगा भाई। तो आप कहेंगे यहां से भी 120 डिग्री, यहां से भी 120 डिग्री, यहां से भी 120 डिग्री, मतलब 360, यानी पूरी पृथ्वी दिख जाएगी इन तीनों सैटेलाइट को अगर सिंक्रोनाइज कर दिया तो। लेकिन इसके लिए आपको पता है स्टेशनरी इसलिए क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ये सैटेलाइट भी गति करते हैं, ये भी गति करते हैं, ये भी गति करते हैं, और कितनी देर में एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं? 24 घंटे में। मतलब इन दोनों का परिक्रमण काल जो है, समय अंतराल जो है वो सेम है। तो हमें कैसा महसूस होता है कि भाई ये है ना, ये मुझे हर बार यहीं पे दिखेगा, क्योंकि जितना मैं इधर आऊंगा ये सैटेलाइट भी उतनी ही देर में उतना इधर आ जाएगी। तो मेरे लिए कैसा दिखेगा भाई? स्टेशनरी। इसीलिए इनको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसमें आप समझिए टाइम पीरियड मैंने कह दिया ना कि भाई कितना होना चाहिए, 14 आवर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा नंबरिंग्स में, डिजिट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। जब एग्जैक्टली कोई कैलकुलेट कर रहा होगा, जब सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, आपको भी पता है कि एग्जैक्ट 24 घंटा नहीं होता। चलिए हम तो मानते हैं 24 घंटा, 24 घंटा में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। अब भाई मुझे समय का पता लग गया, अब ये तो पता कर रहे हैं हमारे लिए कि भाई पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर ले जाके इसको रखूं। भाई मुझे त्रिज्या तो बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि एक बात समझिए, ये एक आप देख पा रहे होंगे एक परिधि, अगर मैंने एक परिधि यहां पे ड्रॉ कर दी, तो ये जो बीच में ये जो परिधि मैंने ड्रॉ करी है, इस परिधि से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो परिधि है भाई, ये परिधि क्या हो गई, ये परिधि के लिए यहां से त्रिज्या छोटी है, छोटी त्रिज्या है, तो ये परिधि भी छोटा होगा, मतलब कम दूरी चलना है। कम दूरी चलना होगा तो भाई उसमें समय कम लगेगा, ज्यादा दूरी चलना होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो भाई ये तो कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा कि भाई वो त्रिज्या कितना है, नहीं तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। वो 24 घंटे से पहले ही एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, या इसके बाहर ले जाकर के रख दूंगा तो 24 घंटे के बाद कंप्लीट करेगी। तो मुझे क्या करना होगा भाई, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्म दिया इन्होंने कहा कि ये जो होता है त्रिज्या का जो क्यूब होगा, त्रिज्या का जो क्यूब होगा वो समानुपाती होगा किसके? समय अंतराल के स्क्वायर के, समय अंतराल के स्क्वायर के हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया भैया इसके क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहां पे त्रिज्या का क्यूब समय अंतराल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये इन्होंने नियम दे दिया। अब इस नियम से क्या समझ में आया कि भाई आर क्यूब मतलब कौन सा, ये त्रिज्या। थोड़ा सा मैं ये सब हटाता हूं, है ना, ताकि ये समझ में आ जाए। ये हटा दिया जाए, नहीं इसको रखा जाए, ये हटा दिया जाए, ठीक है ना। अब ये आर है और वो टी स्क्वायर, तो मतलब आर क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समय अंतराल, जब मैं इस आर क्यूब के अपॉन में ले दूं इसको, है ना, क्या कर दिया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, एक स्थिरांक। क्यों स्थिरांक मिलेगा? क्योंकि यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन थी, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। मतलब ये समझ में आ गया मुझे यहां से कि हमेशा ही त्रिज्या का क्यूब प्रोपोर्शनल होगा किसके, समय के स्क्वायर के। त्रिज्या का क्यूब समय के स्क्वायर के, मतलब मुझे अगर लेकर के जाना है किसी को और मुझे कंप्लीट करना है भाई कि वो 16 घंटे में कंप्लीट कर ले, ठीक है ना, या 24 घंटे में, तो मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भाई, 24 घंटे। अब मुझे इसको, इसी चीज को क्या करना है, ये आर क्यूब के बराबर है, मतलब इसको क्या कर दें, 24 थर्ड अंडर रूट ऑफ 24 ये करके निकाल लें, तो मुझे इसकी त्रिज्या मिल जाएगी, है ना। आर क्यूब कहने का मतलब क्या हो गया, अगर यहां से ये हटाता हूं क्यूब तो ये थर्ड अंडर रूट ऑफ 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज मिल जाएगी मुझे,
ठीक है ना। अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं थोड़ा सा अच्छा सा, जिससे कि आपको एक कैलकुलेशन समझ में आ जाए, तो मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर मुझे टी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना, 8 है, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 8 घंटे में मेरी पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगा दे। तो क्या करेंगे भाई, 8 घंटे में एक चक्कर आपको लगवाना है, तो यही बराबर हो जाए, ठीक है, प्रोपोर्शनल एक्चुअली, बराबर तो नहीं है, r³ इज इक्वल्स टू 8 आवर्स के, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ लें कि यहां पे r³ प्रोपोर्शनल टू 8 आ चुका, यानी अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे जो स्थिरांक है उसकी वैल्यू मैं अगर 1 मान लूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि r³ इज इक्वल्स टू 1 इंटू 8। और इसी प्रकार से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कितना भाई, r इज इक्वल्स टू 3rd अंडर रूट ऑफ 8, मतलब r इक्वल्स टू कितना आ गया, 2, ठीक है। एक नंबर से मैंने आपको सिंपली सिखाया हुआ कि ये नंबर्स कैसे ऑपरेट होते हैं, बस इतना सही है, ठीक है ना। तो मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई टाइम पीरियड अगर हमें पता है कि कितनी देर में एक रोटेशन कंप्लीट करनी है, तो हमें ये त्रिज्या कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा कि पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पे ले जाके उसको रख दूं। और वो जब इसको यहां पे ले आके रखते हैं तो मुझे एक स्पेसिफिक वेलोसिटी देनी होती है इसको, जिसके कारण ये इसके चारों तरफ घूम रहा होता है। तो मतलब हमें तीनों नियम समझ में आ गए। प्रथम नियम क्या है भाई, दीर्घवृत्त। द्वितीय नियम समान समय अंतराल समान क्षेत्रफल। और तृतीय नियम क्या था भाई, r³ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे सूर्य किसी ग्रह की औसत दूरी r तथा घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है ना, r³ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। मतलब तीसरा नियम जो था वो किसके लिए था, त्रिज्या या कह लो सूर्य और ग्रह की दूरी और समय अंतराल के बीच। अब जरा बात करते हैं कि ये तीनों नियम दे दिए, अब इन तीनों नियमों की वजह से, ये तीनों नियम तो आ गए, अब इन तीनों नियमों के कारण जो हमने सबसे पहले पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, वो कैसे कैलकुलेट होकर आया होगा, आखिर उसकी परिकल्पना कैसे की गई होगी, वो कैसे सोचा गया होगा कि भाई ये कोई भी ब्रह्मांड में जो पिंड होगा वो एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाएगा वो हमेशा ही F प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, ये कैसे परिकल्पना आई होगी। F जो बल लगेगा वो 1/r स्क्वायर, ये अभी जस्ट हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें ये पढ़ा है Gm1m2/r स्क्वायर। तो ये तो मुझे पता है यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है भाई, या मास 1 मास 2 इन सबको अगर मैं हटाऊं तो यहां पर मुझे एक फैक्टर मिल रहा है। वो फैक्टर क्या कह रहा है भाई कि ये जो F है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r स्क्वायर। ये कहां से किसने सोच लिया, कैसे सोच लिया, क्या ये केपलर के नियम से कुछ ताल्लुकात रखते हैं भाई। केपलर के नियम पढ़े हमने, ये भी शुरू में आपसे सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो नियम है इससे आपको बहुत सारे रहस्य सुलझते हुए दिखेंगे। तो ये कैसे सुलझाया होगा, क्या है इसके साथ में संबंध। तो भाई केपलर के तृतीय नियम एवं व्युत्क्रम वर्ग के नियम, मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर की परिकल्पना कैसे की गई। तो इसकी परिकल्पना करने के लिए अगर आप देखें तो इसकी परिकल्पना कुछ इस प्रकार की गई कि भाई हमने ऐसा समझा कि ये एक सूर्य यहां पे बीच में और चारों तरफ से, ठीक है ना, एक ऑर्बिट में एक ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो जब कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है और इनके बीच की जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई भाई, r हो गई, तब इस पे जो बल लग रहा होगा, ठीक है ना, वो बल का मान मैं थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेट करके ले आता हूं। थोड़ा सा इसको सर्कुलर मोशन में चल के समझेंगे। जो सर्कुलर मोशन था वहां से इसके आंसर्स मिलेंगे। देखिए भाई सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा ओवल शेप में ले लेता हूं। यहां पे मेरे पास एक पिंड है जो इसके बीचों बीच है। ये एक पिंड हो गया भाई, ये कैसा है, बिल्कुल बीचों बीच एक पिंड हो गया, ठीक है ना। ये एक पिंड, या फिर मैं सूर्य कह दूं, ये सूर्य हमारा बिल्कुल बीचों बीच, और इसके परितः इसके चारों तरफ से हमारी पृथ्वी यहां कहीं पे चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब इस केस में, इस पूरे केस में इन दोनों के बीच की जो त्रिज्या है, ठीक है, ये या इन दोनों के बीच की जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को मैं कह लेता हूं कि भैया r त्रिज्या है, और ये इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा होगा और इस पे जो वेग होगा वो इधर की तरफ होगा, जिसके कारण ये गोल चक्कर लगा। इस कंडीशन में मैं अगर कहूं कि
पृथ्वी पर या ग्रह पर, ऐसा लिख लेता हूं, ग्रह पर लगने वाला बल। अब एक्चुअली ये जो बल लग रहा होगा अभिकेंद्री बल होगा, है ना। जो सेंटर की तरफ खींच रहा हो क्या है, अभिकेंद्री बल। जो बाहर की तरफ लगता है वो क्या होता है भाई, अपकेंद्री बल, ठीक है ना। अगर कोई चीज गोल घूम रही है तो उसके ऊपर दो बल काम करता है, एक अभिकेंद्री बल केंद्र की तरफ खींचता है, एक अपकेंद्री बल उसको बाहर खींचता है। लेकिन जहां पे दोनों बल बैलेंस हो जाते हैं वहीं पे ये गोल 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 चक्कर लगाने लगता है, ठीक है। जैसे आप इसको एक्सप्लेनेशन के तहत समझ सकते हैं, है ना। इसको हमने वृत्तीय गति में समझा भी था, लेकिन दोबारा मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। आप एक बकेट में, एक बाल्टी में थोड़ा कम सा पानी भर लीजिए। ऐसा एक बाल्टी लीजिए, है ना। जो प्लास्टिक की जो बाल्टियां आती है थोड़ी हल्की सी, इसमें थोड़ा कम पानी भर लीजिए, इतना सा पानी भर लीजिए। अब इसको यहां से पकड़िए और ऐसा पकड़ के ऐसा गोल 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 घुमाना शुरू कीजिए। तो आपको ऐसा महसूस होगा, जब इसकी ऐसी पोजीशन आएगी, इस बाल्टी की ऐसी भी पोजीशन आएगी जब पानी यहां पे होगा और ये पानी गिर नहीं रहा होगा। आप अभी डायग्राम में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो पूरा पानी गिर जाना चाहिए, लेकिन जब आप इस बाल्टी को पकड़ के ऐसा गोल 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 घुमाएंगे ना तो ये गिरेगा नहीं। कारण पता है क्या, आपने इस बकेट के पेंदे पे, ये पेंदा है इसका, इस पे बल लगाया, किधर खींच रहे हैं आप, इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। भाई हैंडल पकड़ के ऐसा खींच रहे होंगे तो सेंटर की तरफ, लेकिन इस पानी पे बल किधर लग रहा है, इस पे बल लग रहा है भाई बाहर की तरफ। मतलब ये जो बल लग रहा है बाल्टी के पेंदे पे वो लग रहा है अभिकेंद्री, और ये जो पानी पे लग रहा है ये कैसा लग रहा है भाई, ये लग रहा है अपकेंद्री। पानी पे कैसा बल लग रहा है भाई, ये लग रहा है हमारा अपकेंद्री। अब पानी पे लगने वाला बल अपकेंद्री है तो पानी क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है बाहर चले जाए, और पेंदा चाह रहा है नीचे आ जाए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो पानी है इस पे ओवरऑल जो बल लग रहा है, इस पानी पे जो बल लग रहा है फाइनली, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। ये इधर खींच रहा है, ये इधर आ रहा है, तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो इसी में चिपक जाएगा, पानी नहीं गिरेगा। लेकिन आप मालूम, आप धीरे धीरे ऐसा बाल्टी ले जाइए, ऐसा कीजिए तो गिर जाएगा। कब होता है, जब तेजी में बाल्टी चलने लगे तब। कब होगा, जब मैं ये कहता हूं अभिकेंद्री और ये अपकेंद्री, ये दोनों बल कैसे हो जाए, बराबर हो जाएंगे, तब नहीं गिरेगा। आप ऐसे धीरे धीरे बाल्टी ले जाएंगे तो सब गिर जाएगा भाई। तो मतलब यहां पे जब ये घूम रहा होगा इस ऑर्बिट में तो कैसा घूम रहा होगा, तेजी में ही घूम रहा होगा भाई। क्यों तेजी में, क्योंकि यहां पे अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल बराबर हो गए होंगे। तो मतलब ग्रह पे जो लगने वाला बल होगा इस स्थिति में वो होगा F = mv² अपॉन r के बराबर, ठीक है। यही होता है अभिकेंद्री बल। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि F प्रोपोर्शनल है किसके, v² अपॉन r के। F किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई, v² अपॉन r के। इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक दूसरी बात करते हैं कि यहां पे वेग कितना होगा। तो मैं यहां पे अगर वेग लिखता हूं, वेग बराबर क्या होता है भाई, तो वेग बराबर इस केस में जब वृत्तीय गति कर रहे हैं तो यहां पे जो परिधि होगी ब्रेथ की, परिधि बट्टा समय अंतराल, परिधि बट्टा समय अंतराल। परिधि क्यों भाई, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा और ये r है तो इसकी परिधि कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि इसकी परिधि जो होगी वो हो जाएगी 2πr। ये तो हम पहले से देखते हैं। और इसके पूर्ण चक्कर लगाने में, इसके एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लग रहा है, समय अंतराल, वो कितना मान लो भाई, मैं मान लेता हूं कैपिटल T, ठीक है। T समय में ये एक रोटेशन पूर्ण कर लेगा। तो भाई यहां पे क्या लिखेंगे आप, परिधि मतलब 2πr अपॉन में समय अंतराल मतलब T, ठीक है। अब 2πr अपॉन T मुझे क्या मिल गया भाई, ये मुझे मिल गया कि यहां पे ये जो है पूरा वेग होने वाला है, ठीक है ना। अब अगर वेग का ये मान है तो थोड़ा सा देखते हुए यहां से भी चलते हैं कि क्या मिला मुझे, कि मान लीजिए कि कक्षीय वेग v तथा ग्रह की त्रिज्या r है, तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पे लगने वाला बल F जो है वो v² अपॉन r के बराबर है, v² अपॉन r के प्रोपोर्शनल है भाई। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, तब वेग मतलब कुल दूरी यानी वृत्त की परिधि अपन परिक्रमण काल, यानी v² प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन t²। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो v², अगर ये वेग v है और ये वैल्यू आ रही है तो इसमें अगर मैं लिखता हूं तो v प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं r अपॉन t भाई, क्योंकि ये 2π क्या है,
2 पाई स्थिरांक। जब कोई स्थिरांक, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते तो आपको पता है स्थिरांक आता है, तो जब स्थिरांक हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा। जैसे यहां पे क्या था, यहां पर m क्या था, m स्थिरांक था। मास थोड़ी बदल जाएगा भाई, द्रव्यमान थोड़ी बदल जाएगा, तो m स्थिरांक था इसलिए प्रोपोर्शनल लगा लिया। अब ये v प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t दिख रहा है, अगर मैं इसको कर दूं दोनों तरफ स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। क्या मिल गया भाई, मैं यहां पे लिख लेता हूं एक बार दोबारा से, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि r का गुणा भाग कर दिया जाए, गुणा तथा भाग करने पर, ये मैथमेटिकल टूल है भाई, ऐसा हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, आप खुद बोलेंगे हाँ ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर गुणा r बटा r। अब ये दोनों r तो कट जाएंगे, कट के कितना हो जाएगा 1। भाई एक का तो गुणा कर सकता हूं ना मैं कहीं पर भी, तो अब यहां से आप प्राप्त करेंगे कि भाई मुझे मिल गया v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r इंटू r, r क्यूब, r इंटू r क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r। थोड़ा सा समझेंगे भाई, ये r गुणे r करेंगे तो r क्यूब आएगा, ये टी स्क्वायर जैसे का तैसा, ये r वहीं का वहीं। अब फिर से एक बात बताइए, केपलर के तृतीय नियम से, केपलर के तृतीय नियम से क्या कहा भाई, केपलर के तृतीय नियम से, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा था कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो होगा वो होगा क्या, एक स्थिरांक। ये कैसा होगा, एक कांस्टेंट। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर एक स्थिरांक हो गया, तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई, 1 अपॉन आर के। अच्छा, अब चलिए पहले समीकरण में, अब हमारा कुछ काम हो गया। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या मिला था भाई, f प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां रखिए f प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूं, ये देखिए 1 अपॉन आर। क्या लिख दूं भाई, 1 अपॉन आर। तो ये हो गया 1 अपॉन आर अपॉन आर। ये जो वी स्क्वायर था इसकी जगह पे ये 1 अपॉन आर लिखा हुआ है। बाकी नीचे वाला जो आर था, ये जो नीचे वाला आर था वो ऐसे क्या तैसा रखा हुआ है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगली लाइन में मैं इसको लिखूंगा तो ये मैं लिख सकता हूं f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये r नीचे आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया भाई, मुझे यहां पे मिल गया क्या, बल समानुपाती 1 बटा दूरी का स्क्वायर। मतलब दूरी का जो वर्ग हम कह रहे थे वो दूरी का वर्ग हमको यहां देखने को मिल गया भाई, है ना। यही तो था व्युत्क्रम वर्ग का नियम कि जो बल है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो त्रिज्या होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। किस नियम से ले आए भाई, तो हमने कहा था ना कि हमको देखना है केपलर के नियम से। ये देखिए, ये हमने केपलर के नियम से निकाल करके लेकर के आए आंसर, ठीक है ना। तो मतलब हमने जो कहा था शुरू में कि केपलर का नियम सीखने के बाद हम सीख जाएंगे कि ये ऑर्बिट्स में सैटेलाइट क्यों गति करते हैं, क्यों नहीं उसको फ्यूल चाहिए, गति करेंगे कितनी दूरी पर रखेंगे तो गति करेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि कोई भी दो हेवनली बॉडीज, मतलब कोई भी दो द्रव्यमान इस ब्रह्मांड में जब रखेंगे तो उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका मान कहां से कैलकुलेट करके लाए। तो उसके मान को कैलकुलेट करने में भी भैया केपलर ने ही हमें मदद की थी, या फिर कहें कि उन्हीं के बेसिस पे इसकी परिकल्पना की गई थी। तो आइए एक बार देख लिया जाए। हमने यहां तक देख लिया कि वी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी स्क्वायर है, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो भाई सेम थिंग क्या किया, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, आर का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये मिल गया। मतलब फाइनली मुझे मिल गया जब इस रिलेशन में रखा कि f प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब फाइनली मुझे f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर देखने को मिल गया।
यही जो डेरिवेशन यहां पे करी हुई है एक साथ, इसी को यहां पे स्टेटमेंट में लिखी गई है। चूंकि ये जो डेरिवेशन आपके सामने दिख रहा है भाई, आपको ये बताते चलें कि ये डेरिवेशन जो है आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एनसीईआरटी बहुत सारी डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो जो ब्लैक लाइन में लिखी होती है वो पढ़ के छोड़ देते हैं। भाई वो बाजू में जो दिया होता है ना बॉक्सेस के अंदर, वो है असली क्रक्स। जो कहते हैं ना कि भाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में जब बैठते तो यार कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं कहां से पूछते हैं। एनटीएस या ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते तो कहां से आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई वो जो डब्बे के अंदर ना वहां से आता है, और वो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, आपके सिलेबस का पोर्शन है, आप स्किप करते जाते हैं। तो ये वहीं से पोर्शन है भाई। बस डिफरेंस इतना सा है कि वहां पे कुछ इस तरीके से थ्योरेटिकली दी गई है, जो कि यहां पे अगर आप रीड करेंगे तो ये स्टेटमेंट वाइज चलेगा, लेकिन अगर आप पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहां पे मिल जाएगा भाई। चलिए, तो हमने इस पूरे सेशन में देखा केपलर के तीनों नियम को और उनके तृतीय नियम का उपयोग करके जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है उसको। तो अब बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करेंगे भाई, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, यूपी बोर्ड, ओलंपियाड, एनटीएससी, स्पोकन इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, आप टैप कीजिए, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। आप अपने क्लास को टैप करेंगे, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। जब आप अपने सब्जेक्ट को टैप करते हैं तो आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही फोल्डर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, मतलब इसके कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसका वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। जैसे ही आप इसको प्ले करते हैं, कुछ इस प्रकार आपका वीडियो प्ले होता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर क्या है, फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।